वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सिंह सतनामी। हमारे साथ आज के इस डिबेट पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं धनी प्रसाद निषाद साहब। बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम सर। हमारे साथ जयंती खुटे जुड़ गई हैं रायपुर से, सोशल एक्टिविस्ट। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीना पेरियार जी जुड़ गई हैं जो नेपाल से सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनका भी हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भारत की संविधान के ऊपर में उनकी उसकी प्रस्तावना पर एक-एक बिंदुओं पर हम लोगों ने एक एपिसोड श्रृंखला चलाई है और उसका आज का हमारा जो है एक आखिरी है भारत की अ, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमारा जो जो समापन है उसमें जो प्रिएम्बल पे है, उस पर हम आज अ, उनके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे हमारे अ, अनुभवी मेहमानों के साथ में। और ये जानना ज़रूरी भी है कि भारत की मूल प्रस्तावना के संदर्भ में जो हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की जो बात बाबा साहब ने प्रिएम्बल में जो कही है, उस पर हम लोगों ने विस्तार से बातें पिछले एपिसोडों में अपने मेहमानों के साथ किया हुआ है। और आज की इस परिचर्चा को हम शुरू करने से पहले मैं धनी प्रसाद निषाद साहब के पास जाना चाहूँगा कि जो संविधान के बारे में काफ़ी गहन उनका अध्ययन है, अनुभव है। इस पर मैं चाहूँगा कि वो अ, आज की इस परिचर्चा पर पहली प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बात रखें। धनी प्रसाद साहब जी। आज के इस मेरा ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। जी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, दोस्तों, ये हमारे जो भारत का संविधान उद्देश्य का है, यही संपूर्ण इसका सार है और ये धम्म पर आधारित है। जी, जो धम्म है वही ये हमारे भारत का प्रियम्बल है। ये पूरा उसी पर आधारित संविधान ही बनाया गया है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा जी, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, जी, ये उस समय लिखा गया और इसमें सारे चीजें पूरी जो हमारे मूल उद्देश्य है संविधान का, वो सारे चीज इसमें समेट दिया गया। लेकिन आज इसकी कुछ चीजें वायलेशन, क्या सारी चीजें ये सरकार जो है इस संविधान के जो आर्टिकल्स हैं इसको बहुत सी चीजें वायलेशन कर रही है। इसमें समता, समानता, बंधुत्व का जो दिया गया है, आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में गौतम जी ने एक बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, जी, उन्होंने उन्होंने उसका समर्थन किया। कहने वाले उसको प्रतिज्ञाएं तो कोई और पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका वो समर्थन किए और वहां मौजूद थे। तो कितना हंगामा हुआ। और उसी 5 तारीख को वहां नागपुर में दीक्षा भूमि में इसी प्रतिज्ञा को पढ़ाया जा रहा था। तो वहां फडणवीस थे, वो उस पर भाषण दे रहे हैं कि यही हमारा मूल सिद्धांत है। यहाँ जी, उसके गौतम के खिलाफ, राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ पूरा बीजेपी खड़ी हो गई। और वही बीजेपी का जो वहाँ का उप मुख्यमंत्री है, वो ये बात कह रहा है कि यही हमारे
देश हमारा मूल सिद्धांत है, प्रियम्बल ही। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी नीति निर्धारण ये संविधान का पालन कर रहे हैं कि जिस संविधान में बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, एक्चुअल जिस दिन से संविधान अंगीकृत हो गया तो उसमें लिखा है कि आज से जो भी कुरीतियां हैं इस देश की वो विलुप्त मानी जाएंगी, लेकिन हमारे लोगों ने गले लगा लिया, उसको हटाया नहीं, उसको छोड़ा नहीं। आज उसका नतीजा ये है कि हमारे साथ इतना ज्यादा असमानता का व्यवहार हो रहा है। हमारे बहन मूछ रखने पर, शादी में घोड़ा चढ़ने पर, कपड़े पहनने पर, मटका छूने पर, ये कहाँ समता समानता भाईचारे का है? ये एकदम वायलेशन सीधे हो रहा है। अभी हम लखनऊ में थे 9 तारीख को, परसों संडे के दिन। वहां भी जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, जो दीक्षा भूमि में प्रोग्राम हुआ, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ भी पढ़ी गई और नीरज पटेल ने इतना बढ़िया ढंग से उसको रिप्रेजेंट किया कि बहुत से प्रवक्ता आए थे, लेकिन उसने इस संविधान की उद्देशिका को लेकर के और देश के जो बहुजन समाज है सबको एक तरह से ये सामने प्रदर्शित कर दिया कि ये देखो बहुजन है। यानी उसमें जितने लोग आए थे 25,000 कुर्सियां लगाई गई थी और 25,000 से कम ही लोग आए थे, लेकिन धूप बहुत था। इतना धूप था कि लोग पेड़ के नीचे जाके खड़े होते थे और वहां दिखाया उसने, मीडिया भी थी, चारों तरफ से घेरा डाला था, लेकिन उसने दिखाया ये देखो बहुजन है, इसमें ओबीसी है, एससी एसटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। पूरा उसने हाथ भी उठाए और सारे लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया। तो आज क्या हो रहा है? आज हम लोगों को देखने की, ये ध्यान देने की जो बातें हैं कि अगर हम उस बात को अस्वीकार करते हैं, जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन और धर्म है, हिंदू, अगर हम हिंदू धर्म को के देवी देवताओं को नकारते हैं तो ये नाराज होते हैं। अगर मुस्लिम धर्म के गुरुओं को नकारते हैं वो नाराज होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो हम उनको मानते नहीं, ले हमें हिंदू कहता है, लेकिन हम इनकी अगर प्रवृत्तियों को, गलत चीजों को नहीं मानते हैं तो वो हमारे साथ प्रताड़ना करता है, हमें जबरदस्ती कहता मानो। तो आज ये कहाँ संविधान का नियम या हमारे आर्टिकल सिद्ध हुई? हम तो कह रहे हैं हम नहीं मानते उनके भगवान को। बाबा साहब ने उसमें 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को आज से नहीं मानेंगे, न इनकी पूजा करेंगे, लेकिन हमारे लोग उस 22 प्रतिज्ञाओं का नहीं। आज सभी लोगों ने जुट करके ये प्रोग्राम हो रहा है। अभी देश में बहुत तगड़ा ये इस पर संविधान की जो प्रियम्बल है इसको पालन करने के लिए पूरे देश में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और वहां अब दूसरा प्रोग्राम अभी जल्दी होने वाला है जहां कई लाख लोग आकर के और शपथ ग्रहण करेंगे बौद्धिस्ट की तरफ। तो ये है, हम उनके जो बताए हुए कुलीन तंत्र के बताए हुए असत्य, झूठ, फरेब चीजों को संविधान के दायरे से बाहर निकालना है कि जो संविधान का वायलेशन करते हैं। ये चीज हमें जरूर, हम सभी को गहन अध्ययन करना चाहिए और इसको जरूर हमें पालन करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है, हमारे लोग जातिवादी संगठन बना लिए, उसको सामाजिक नाम दे दिया और वो अपने समाज के नाम से संगठित करके वो वही काम करता है जो हमारा दुश्मन काम करता है। समाज को डाइवर्ट कर देता है अपना चेहरा मोहरा चमकाने के लिए। जातिवादी संगठन बना करके वो पूरा समाज को गड्ढे में ले जा रहे हैं लोग। वहां बहुत से ऐसे लोग हैं। हमें शपथ लेने की जरूरत है कि हम आज से जो भी आदमी जातिवादी संघ का काम करेगा उसका हमें बाइकाट करना चाहिए।
क्योंकि जातिवादी खेल खेल करके हमारे नेताओं ने इतने सालों से हमें गड्ढे में डाल दिया है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि हम समता समानता के आधार पर एक हैं, बहुजन हैं। ये हमारे महापुरुषों ने बार-बार कहा है, लेकिन हम उसका वायलेशन करते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे चीज खत्म हो रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा बिल्कुल खत्म हो रही है। तो जो ये चीजें हो रही हैं, वो हमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये संविधान में जो चीजें हो रही हैं, संविधान के खिलाफ, तो हमें किस तरह से संविधान को बचाना है। इस संविधान को बचाएंगे तभी हम ये बहुजन बचेगा, ये ध्यान में रख करके। दूसरा ये है कि हमारे देखिए हम लोग जैसे वेबिनार द्वारा, चलो अच्छी चीज है, लेकिन ये सलूशन नहीं हो सकता कि ये मीडिया द्वारा या यूट्यूब द्वारा, फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ये मीडियम हो सकता है, माध्यम बन सकता है, लेकिन ये सलूशन नहीं बन सकता। सलूशन करने के लिए हमें कहीं न कहीं किसी तरह से ये एक सीक्रेट रूप में काम करने की जरूरत है, और कमिटेड लोगों को जो बिल्कुल समाज को अपना हित मान करके, अपना परिवार मान करके, निस्वार्थ भाव से और संघर्षशील होकर के अगर मैदान में आते हैं, तभी इस समाज को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि संविधान को मिटाने के लिए बहुत सी चीजें उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, जो संविधान में के द्वारा निर्मित था। बैंकों का देखो, बाबा साहब ने ये प्रोविजन दिया था कि रिजर्व बैंक हो। आज रिजर्व बैंक की क्या हालत है, सारे बैंकों के पैसे लेकर चले गए। तो ये भी संविधान का वायलेशन है। जो आदमी बलात्कारी हैं, क्रिमिनल हैं और इनसे रिलेटेड है, हिंदू हिंदू कह करके उनको जेलों से छोड़ दे रहे हैं। कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसको कह रहे हैं छोड़ दो, छोड़ दे रहे हैं। ये भी तो वायलेशन है। तो कई ऐसे चीजें हो रही हैं, वो बिल्कुल संविधान का वायलेशन है। तो इसलिए हम लोगों को सतर्कता के साथ हर छोटी बड़ी घटना को संविधान के दायरे में रह करके सोचने की जरूरत है। जो हमारा संविधान हमारी सुरक्षा करता है, उसके हिमायती कब बन सकते हैं, जब इस संविधान के प्रति हम समर्पित होकर के आगे आए और काम कराएं। तो हमें यही अपनी बातों का विराम। बड़े बड़े विद्वान हैं, लोग कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे, तो हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से संविधान को बचाने के लिए एकाग्र होकर के काम करने की जरूरत है। जब हमारे संविधान में है सारी चीज, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49 आर्टिकल में दिया हुआ है, लेकिन क्या है, इधर जो हमारे स्मारक हैं, लाल किला है, उन्होंने दे दिया 100 साल के लीज पर। तो ऐसे जितने चीजें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 नंबर है, कार्यपालिका नाम की चीजें नहीं रह गई। वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। जो वो हाँ, कार्यपालिका है, कार्यपालिका का सीधा लेटरल एंट्री द्वारा वो भर्ती कर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बना रहे हैं। और ये अगर बाई चांस एक आध केस होता हो तो पूरा लाइन लगा दिया इन्होंने, और उनके चुने हुए आदमियों को बिल्कुल ले जा करके ऊपर पद पर बैठा दिया है। और वहां से पूरे देश में जितनी भी चीजें हो रही हैं प्रशासनिक तौर से, उनका कंट्रोल हो रहा है। और वहां से कंट्रोल करके न्याय और जो भी चीजें हैं वो डाइवर्ट कर रहे हैं, केवल जातिवादी खेल खेल रहे हैं। मीडिया हुआ, न्यायपालिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, सारे लोग उसी खेल को तवज्जो दे रहे हैं। इसीलिए संविधान का वायलेशन हो रहा है। इस पर हमें लोगों को गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये लिखा हुआ है इसमें 51 में आर्टिकल में, लेकिन नहीं, अब क्या हो रहा है देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को मीडिया द्वारा इस बात को डाइवर्ट करने के लिए। दूसरा चीज, अरे मध्य प्रदेश में महाकाल का स्थापना हो रहा है। लोग कहते थे कि महाकाल आ गया। अगर कोई भयंकर बीमारी, पहले प्लेग, हैजा, चेचक होती थी तो कहते थे महाकाल, यानी कालग्रस्त आ गया, भयंकर काल पड़ गया, सूखा पड़ गया, काल आ गया। अब महाकाल की स्थापना मध्य प्रदेश में हो रही है, और
65 करोड़ रुपया उसमें खर्च सरकार किया है। अब बताइए, स्कूल बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, सारे संस्थान बेच रहे हैं और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आप महाकाल का निर्माण हो रहा है, तो महाकाल खंड पैदा हो रहा है, उन्होंने निर्माण कर दिया, हर स्टेट में निर्माण होगा, तो महाकाल में हम में ले जा करके घर्षित कर देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, जय। हाँ सर। जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद साहब। आपने बहुत विस्तार से आज की इस चर्चा पर अपनी बात रखी है। हमारे साथ में नेपाल से जुड़ गई हैं मीना पेरिया जी, मुझे लगता है लिफ्ट हो गई हैं। जयंती खूंटे जी स्क्रीन पे आप आए हैं और जैसा कि अभी संविधान की जो एपिसोड पर हम चर्चा कर रहे हैं, भारत के राष्ट्र की एकता और अखंडता पर, तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जिस ढंग से धनी प्रसाद जी ने वर्तमान हालात पर देश की ये दोमुही जो विचारधारा चल रही है, 2 प्रकार की विचारधारा चल रही है संविधान को लेकर, इसको लेकर सजग रहने की ज़रूरत है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि आज देश के अंदर में तमाम बुद्धिजीवी एक होकर के भारत के संविधान को बचाने की दिशा में सतत आगे बढ़ रहे हैं। मैं जयंती खूंटे से चाहूँगा कि इस विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जयंती खूंटे। जयंती जी, खूंटे जय हमें सुन सतनाम पा रही हैं? जगदीश सर। जी, 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 मैं सुन रही हूँ। अ, सतनाम सभी को, वॉइस ऑफ मानवता जी, चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सतनाम, सत श्री अकाल। जी, सर, आज का जो विषय है भारत का संविधान, हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिसको 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में पूरी तरह से लागू किया गया था। तो उस संविधान के बारे में जितना मैं मतलब पढ़ी हूँ, बचपन में जो भी मैं बहुत ज़्यादा तो मुझे डीप नॉलेज नहीं है इसका। और इसमें जो बताया गया है कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, भारत के संविधान को। जी, और ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था। लेकिन सर, जो 1950 में जो संविधान बना था, उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे, जो भी थे, वास्तविकता अगर आज की धरातल की देखी जाए, तो कुछ लोग अपनी के अनुसार इतना किए हैं इसमें, वास्तविकता से ये 50% हट चुका है। बहुत सारी आर्टिकल्स को चेंज किया गया है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ के हिसाब से वो सब चेंजेस किए गए हैं। एक्चुअल में वो संविधान नहीं रह गया है, जो बाबा साहब ने बनाया था। और आने वाले दिनों में मतलब ये डर है कि आने वाले दिनों में मतलब संविधान पूरी तरह से खत्म करके ये लोग एक नया संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान में जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं इतने सारे, तो इसको बचाने के लिए जो बाबा साहब ने जो मूलभूत अधिकार दिए थे हमको, उन सबको बचाने के लिए हम सबको साथ में मिल के प्रयास करने की ज़रूरत है। और जैसे आज का जो सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर बोल रही थी अभी। आज का जो सब्जेक्ट है वो अ, मतलब अनेकता में एकता, अखंडता, इस ये जो सब्जेक्ट है, ये सच है कि हमारे देश में अलग तरह की भाषा बोलने वाले, क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग हैं और ये सबके कल्चर्स, सबके रीति-रिवाज अलग हैं, अलग-अलग तरह के धर्म के अनुयायी लोग हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ, सबके कल्चर अलग होते हुए भी अगर हम एक देश के वासी हैं और हम अगर एक देश में निवास कर रहे हैं, तो ये और जो ये अनेकता में एकता है, उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो भारत का संविधान। भारत का संविधान ही हमें अनेकता में एकता अ, का मतलब हमको मोटिवेशन देता है कि हम भले अलग हैं, हमारे कल्चर्स भले अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। भारत के
वासी हैं। तो इसका पूरा श्रेय संविधान को जाता है और मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो इसमें डीपली नॉलेज नहीं रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो एक्चुअल जो चीज़ें थी उससे हटाया जा रहा है। तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको बचाने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। जी। जो बाबा साहब का जो सपना था, उस सपना आज को का जो बरकरार हमारा विषय है राष्ट्र की एकता और अखंडता है, तो इसमें जिस ढंग जी, से भारत देश के अंदर में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं हुँ, और हुँ। उसको उसको लेकर के भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने सभी धर्म के लोगों को अलग-अलग रूप से उसमें मानने की उपासना है, उनको अपने ढंग से उसको रहने की उनको इजाज़त है। सभी धर्मों का सम्मान है, मान-सम्मान है। लेकिन कहीं न कहीं आज अगर हम देखते हैं तो भारत के अंदर में आए दिन अभी धनी प्रसाद जी ने कहा कि अ, अच्छे कपड़े पहनने पर दलितों को मार दिया जाता है, घड़ा के पानी छूने को लेकर मार दिया जाता है। तो बाबा साहब ने जिस ढंग से अपने जीवन काल में संघर्ष किया, वही हालत आज की स्थिति भी बनी हुई है। तो राष्ट्र की एकता अखंडता को जो तोड़ने की दिशा में संविधान को तोड़ने की दिशा में जो कुछ प्रयास किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार है? जयंती? एग्ज़ैक्टली सर, यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये मतलब हालाँकि संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है सर। लोग हालाँकि संविधान का दुहाई देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। आज भी दलितों के साथ में मतलब अल्पसंख्यकों के साथ में जितने भी सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग हैं, आज भी प्रताड़ित हैं किसी न किसी रूप में। तो है डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहे हैं, अभी भी हो रहा है। पहले जैसा हो रहा था, ठीक है, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। अभी कुछ लोग थोड़े शिक्षित हो गए हैं, जो इस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब अभी भी शिक्षा से काफ़ी दूर हैं और उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों में वो प्रताड़ित तो हो रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये अन्याय तो सदियों से जो चला आ रहा है वो आज भी बरकरार है। जी। जी। बहुत शुक्रिया जयंती जी, आपने हमारे साथ जुड़ करके अपनी समझ और विचार के आधार पर अपनी बातें रखी है। मैं धनी प्रसाद जी के पास फिर से लौटना चाहूँगा क्योंकि आज हम लोगों ने कई अधिवक्ताओं को भी बुलाया था जो विधिवेत्ता होते हैं, कानून की समझ रखते हैं, उनको बुला कर के आज के इस विषय पर हम लोगों ने परिचर्चा को रखा था, लेकिन किसी कारणवश हमारे जो अन्य अतिथि हैं या हमारे जो गेस्ट हैं, वो नहीं आ पाए हैं। मैं चाहूँगा कि धनी प्रसाद जी जिस ढंग से बाबा साहब ने अपने समय में संविधान लिखते समय उसमें कहा भी था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको चलाने वाले अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ में अगर उसको सही नहीं चलाएँगे, तो संविधान कितना भी अच्छा होगा, तो गलत साबित होगा और संविधान को अगर चलाने वाले अच्छे होंगे, तो संविधान अच्छा ही निरूपित होगा। तो कहीं न कहीं आज आप देख सकते हैं कि भारत को इस संविधान को दिल्ली के संसद के सामने ही कुछ लोगों ने जलाने की कोशिश की और पूरे विश्व के अंदर में अगर इस धर्म क मतलब संविधान की मूल प्रस्तावना को भी अगर वो पढ़ें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आखिर में बाबा साहब ने सभी भारतवासियों के लिए कितना बड़ा संविधान उन्होंने सबके लिए हक अधिकार देते हुए अ, इस मूल प्रस्तावना को जो हम लोगों ने भी विभिन्न एपिसोड के माध्यम से विस्तार से जो बातें कही है, इसमें सारा निचोड़ भारत के इस मूल प्रस्तावना पर लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले कार्यक्रमों में भी कर चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो असमानता है, वो भेदभाव हमारे लोगों के साथ तो है ही है और हमारे भारत के संविधान के जो चलाने वाले लोग हैं, उनके ज़हन में भी कहीं न कहीं
ये संविधान के प्रति अच्छी भावना नहीं है। मैं दोबारा धनी प्रसाद साहब से चाहूँगा कि इस पर आज हमारे अन्य जो अ, वक्तागण हैं वो नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आज के इस परिचर्चा पर विस्तार से आप ही रखें ताकि हमारे लोगों तक इस बात की समझ और जानकारी हो सके। धनी प्रसाद साहब। धन्यवाद सर। देखिए, जी, एक होता है लोकतांत्रिक आदर्श, जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये हमारे देश में जो ये है आदर्श, लोकतांत्रिक आदर्श है, वो बिल्कुल नगण्य है, जीरो। जी, और सफल जनतंत्र के लिए संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी एक प्रमुख शर्त है। ये जी, इसका पालन करना एक अत्यंत आवश्यक है। जी, जी, अगर ये नहीं है तो देश में सभी कानून की दृष्टि हर चीजें बाध्यकारी नजर आएगी। वहाँ झूठ नैतिक कर्तव्य होते हैं जिसे संवैधानिक परंपराओं के रूप में मानना आवश्यक होता है। ऐसी संवैधानिक परंपराएं इंग्लैंड भी हैं जिसे संविधान की परंपरा कहते हैं। समाज में इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वे कानून को सफल बनाने में तत्पर दिखें, यानी कानून क्या संविधान को ही सफल बनाए। जी, बोधसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान प्रोफेसर हेलार्ड लस्की की पुस्तक एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में व्यक्ति इस विचार से सहमत हैं कि जनतंत्र में नैतिक व्यवस्था, जनतंत्र हमारे देश में है कहने के लिए, लेकिन कहने के लिए पूरा विश्व मानता है कि बहुत बड़ा जनतंत्र है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी भारत में। तो ये कहने के लिए है कि इसमें इस तरह के होते हैं कि पॉलिटिक्स में व्यक्ति विचार से सहमत है कि जनतंत्र में नैतिक व्यवस्था सदा आवश्यक है। यदि कोई नैतिक व्यवस्था नहीं है तो जनतंत्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहेब ने मत व्यक्त किया कि संविधान में अंतर्निहित कानूनी प्रावधान सिर्फ एक कंकाल यानी हड्डी का ढांचा है, जबकि संवैधानिक नैतिकता उस कंकाल की मांसपेशियां है। कितना गहराई से बाबा साहेब ने इस बात को व्यक्त किया था। जनतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य करते रहने के लिए संवैधानिक नैतिकता का अनुपालन बहुत आवश्यक है। संवैधानिक नैतिकता का मतलब है संविधान के प्रति आदर सम्मान। संवैधानिक नैतिकता को विकसित और संचित करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय भूमि पर लोकतंत्र अभी एक शिशु, बाबा साहब ने कहा, एक शिशु की तरह है। जैसे बच्चा पैदा होता है शिशु पौधे के समान है। इसलिए बोधसत्व बाबा साहब का मानना है कि इस प्रकार नैतिकता और बंधुता दो ऐसे मानवीय गुण हैं जिस पर मानव समुदाय टिका हुआ है। अब देखिए, यही मेन चीज है जो हमारे देश में इसको खत्म, जड़ से खत्म कर रहे हैं। संवैधानिक नैतिकता क्या, इसे कुछ उदाहरण समझा जा सकता। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन एक लोकप्रिय और बहुचर्चित शख्सियत थे। वे अमेरिकी जनता के लिए मसीहा के समान थे। जब उनकी राष्ट्रपति की अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। वाशिंगटन एक बार नहीं, यदि इस बार भी चुनाव लड़ते तो वे विजयी होते। महानता और लोकप्रियता उनकी इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि किंतु दूसरी बार ही वे चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया। जब उनसे इसकी वजह पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिय लोगों, आप उस उद्देश्य को भूल गए हैं जिसे लेकर हमने यह संविधान बनाया है, क्योंकि हम वंशानुगत साम्राज्य नहीं चाहते और न कोई वंशानुगत शासक या अधिनायक। यदि आप वर्षों तक मेरी पूजा करते रहे तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? यदि आपकी प्रतिबद्धता और निष्ठा इस बात के लिए प्रेरित करे कि और आप वकालत भी करें कि मैं दूसरी बार खड़ा हूं, किंतु मैं उस व्यक्ति की तरह जिसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि हम वंशानुगत प्राधिकार नहीं रखेंगे, आपकी भावनाओं के जाल में बंधने वाला नहीं हूं।
वो देखिए कितनी गहराई से बात किया। और हमारा आदमी आज ऐसा है, उसी गद्दी पर मरने के लिए तैयार है कि मैं इसी इसी सीट पर बैठे बैठे मर जाऊं, चाहे वो राष्ट्रपति हुआ, चाहे प्रधानमंत्री हुआ, चाहे मुख्यमंत्री हुआ। तो यही खेल हमारे देश से कर रहे हैं। और ये बाबा साहब ने पहले उनका उदाहरण प्रस्तुत किया है। वाशिंगटन को महसूस हुआ कि दोबारा चुनाव में उतरना नैतिक मूल्य से नीचे उतरना है, लेकिन अमेरिकी जनता का आग्रह और अपील इतना जबरदस्त था कि वाशिंगटन को जन भावनाओं के सम्मान में दोबारा राष्ट्रपति स्वीकार करना पड़ा। परंतु तीसरी बार जब जनता उनके पास गई तो उन्होंने दोबारा दुत्कार दिया। भारत के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता इतना परिपक्व नहीं है। देखिए बाबा साहब ने कह दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और जो उन्होंने व्यक्त किया था कि हम हमारे न रहने के बाद अगर आप इसको आगे न बढ़ा सको तो इसको पीछे मत जाने देना, क्योंकि बाबा साहब को ये पता था कि बाबा साहब ने पहले ही व्यक्त किया था कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है। तो बाबा साहब ये जानते थे कि ये लोग जब अभी भी इस तरह से हैं तो आने वाली पीढ़ी में ये लोग अपने मान सम्मान को गिरवी रख देंगे। तो आज वही हो रहा है, नैतिकता का पतन हो गया। नेता क्या बोलता है, क्या करता है, सब डकैत हो गए, चरित्रहीन हो गए, ये नैतिक पतन हो गया। पाई पाई पैसे के लिए बिक रहे हैं, करोड़ों में अपनी गिरवी रख दे रहे हैं। और उसी तरह से जनता फॉलो कर रही है, अपने बहुमूल्य वोट को शराब और साड़ी में बेच रहे हैं। तो ये है हमारे नैतिकता का पतन, यानी ये हर तरह से हमारे देश का नैतिक पतन हो गया। सच्चाई और जो संवैधानिक अधिकार है उसके प्रति भी हम सतर्क नहीं है। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता को ताक पर रख दिए हैं। इसकी सजो कर रखने की जरूरत है और अच्छे लोगों को इसके आगे आने की जरूरत है। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये इस तरह की चीजें, नैतिकता बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि ये धराशायी हो चुकी है। और समाज में भी इसका धीरे 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 प्रभाव हो रहा है। घरों में हो रहा है। व्यक्ति कुछ बचे हैं, लेकिन घर घर ये अनैतिक बातें हो रही हैं। तो इसलिए हमारे देश में ये बहुत सी चीजें सामने देखने को मिल रही हैं और इसके पर सचेत होने की जरूरत है। और सक्षम आदमी को, जो लोग समाज के प्रति, संविधान के प्रति अवेयर हैं, सतर्क हैं और समर्पित हैं, उनको बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए कि हमें नैतिकता को रखना, संविधान को बचाए रखने के लिए, सारे चीजों को सुरक्षित करने लगे, तभी हमारा समाज बचेगा, हम बचेंगे और हमारा देश बचेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर पुनः आपके साथ जाता हूँ। जय भीम, नमो। हाँ सर जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद साहब। आज की इस चर्चा पर हमने ये जो एपिसोड चलाया था, इस पर मुझे लगता है कि हमें देश को, हमारे भारत के मूलवासियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के संदर्भ में पूरी किताब को तो ना पढ़ पाए तो कम से कम संविधान की मूल प्रस्तावना की जानकारी हो, ताकि लोग जवाब सवाल करें तो उसकी आप प्रतिक्रिया दे सकें, उसके बारे में आप बता सकें, गलत सलत संविधान के बारे में बोलने वालों को आप जवाब दे सकें। तो मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्तता की ओर ले जाते हुए, हमारा समय 2 मिनट बचा हुआ है, मैं जयंती खुटे जी से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर विस्तार से धनी प्रसाद जी ने कहा है और दोबारा जो उन्होंने अपनी बातें जो रखी है, उनके इस तार्किक विचार से आप कितना सहमत हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त में अपनी प्रतिक्रिया दें। जयंती। जी सर, निषाद सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सर, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली हमको मतलब शुरू से ही संविधान की जो बेसिक, जो जैसे आपने बोला संविधान की जो प्रस्तावना है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो सिलेबस में मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, इसलिए उनको जानकारी का अभाव है। तो सिलेबस में थोड़ा डिटेल में बच्चों को शुरू से ही मतलब पढ़ाने की जरूरत है। आई थिंक क्लास 6 से ही अगर बच्चों को संविधान के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर हम बताते जाएं
तो 12th तक आते तक तो काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी बच्चों को। तो ये एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी मतलब सोचने की बात है, इसमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जी सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जयंती जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में धनी प्रसाद साहब से चाहूँगा कि हमारा जो ये संविधान की मूल प्रस्तावना पर हम लोगों ने एक-एक विषय पर बातें जो विस्तार से विभिन्न एपिसोड के माध्यम से रखा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता के संदर्भ में जो भारत का जो संविधान है, वो कितना आज के परिप्रेक्ष्य में कारगर है। ये इसके बारे में आपने विस्तार से बातें तो कह दी है, लेकिन सारांश में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक संदेश के रूप में, एक सारांश के रूप में अपनी बात रखें और फिर आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। धनी प्रसाद जी। धन्यवाद जी। ये देखिए, संविधान हमारा इतना स्ट्रांग है, इतना समतावादी है, समानतावादी भाईचारे का प्रतीक है और इसको गहन से अध्ययन किया जाए तो आपको पता चलेगा। संविधान अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 341 और अनुसूचित जाति आदेश 1950 के बीच में क्या संबंध है? इसमें बाबा साहेब की राज थी। उन्होंने लिखा है कि यदि पिछड़ा वर्ग अपने धर्म की घोषणा करता है, जो आजकल हो रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, जी। इसी अनुच्छेद के विषय में। यदि पिछड़ा वर्ग अपने धर्म की घोषणा करता है तो आरक्षण का क्या होगा? तक जो ये कार्यकर्ता थे वो बाबा साहब से सवाल कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने उस समय जवाब दिया था कि चिंता मत करो, तुम्हारा आरक्षण मेरे कोट की जेब में है। देखिए, बाबा साहब ने उनको जवाब दिया क्योंकि बाबा साहब ने जब वो हो रहा था तब बाबा साहब को वो, चलो ये लंबी बात हो जाएगी कि वो गांधी जी के गए तो फिर उन्होंने क्या-क्या कहा तो ये ओबीसी, फिर वो पटेल के गए तो पटेल कहा ओबीसी क्या होता है? तो बाबा साहब ने कहा कि ओबीसी क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। तो उन्होंने ही 340 धारा में लिखा कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए और इनको जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाए, संवैधानिक चीजें। तो वो है, ये समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया और उसका खामियाजा ओबीसी आज तक भुगत रहा है। जी। तो संविधान में प्राविधान है, हर चीज, हर इंसान को, हर चीज को अगर संविधान में व्यवस्था नहीं होती तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती, क्योंकि संविधान के द्वारा ही लोगों को पढ़ने, पढ़ाने और लिखने का अधिकार हुआ। नहीं तो औरतों को तो अपने जमीन जायदाद में हिस्सेदारी नहीं थी। हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने ले आया, वही औरत, वही सवर्णों की औरतें उस चीज को बाबा साहब का एहसान नहीं मानती हैं, वो तो दुर्गा का अगर एहसान बाबा साहब मानती का हैं। जी, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज प्रधानमंत्री ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होते। नहीं होता। जी। वो तो कोई होता नहीं साहब, वो तो संवैधानिक चीजें थी ना। और खासकर औरतें जो पढ़ रही हैं इस तरह की, चाहे सवर्णों की हो, बाबा साहब की अवहेलना करती हैं, उनको यही नहीं पता है कि बाबा साहब नहीं होते तो हमें तो अपने माँ बाप के हिस्से नहीं होते, बाप नहीं, बेटा भाई नहीं होता, बेटे नहीं होते तो बेटियों का हिस्सा है, पहले हिस्सा ही नहीं था बेटियों को। तो ये चीजें संविधान ने दिया है ये, और औरतों को समझना चाहिए कि ये संविधान हमारा इतना महान है, ये मानवता का रक्षक है और हर वर्ग के, ये नहीं है कि ये बहुजन, ये सभी भारतवासियों के हित में ये संविधान इतना प्रभावशाली है कि हमें हमेशा इसको आदर के साथ अपना ग्रंथ मानना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाँ साहब। जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद जी, आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में और लगातार हमें आप मोटिवेशन करते रहते हैं, हमारे देश की जनता को लेकर और हमारे भारत के 85% मूल निवासियों को लेकर। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपने जुड़ करके इस पर विस्तार से बातें कही, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जयंती खोटे जी हमारे साथ जुड़ी, वो उन्होंने भी अपने विचार आज के इस प्रोग्राम पर रखा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मीना पेरियार जी नेपाल से जुड़ी थे, लेकिन नेटवर्क के कारण उनकी विचार और प्रतिक्रिया हमारे साथ नहीं जुड़ पाई और मेरे यहाँ भी पानी गिर रहा है और मेरा नेटवर्क है, लाइट भी गोल है, तो मैं आप लोगों के सामने आज के इस कार्यक्रम को स्क्रीन पे आए बगैर ही अपनी आवाज़ के माध्यम से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।
सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार आप जुड़े रहें और वॉइस ऑफ मानवता आप सब लोगों की अपनी आवाज़ है, आप लोगों का अपना चैनल है। इस पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया दें। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल। सतनाम। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद।